नमस्ते। आज हम आर्बिट्रेशन में लिक्विडेटेड डैमेजेस ग्रांट होने का सक्सेस रेट देखेंगे। कंस्ट्रक्शन कंपनियां प्रोजेक्ट कॉस्ट, कार्य का दायरा, अधिकार का तरीका, निर्धारित पूर्णता तिथि आदि के आधार पर विभिन्न प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स का उपयोग करती हैं। आधुनिक समय में किसी भी प्रोजेक्ट का निर्माण जोखिमों से भरा होता है, इसीलिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जोखिम या बोझ को स्थलांतरित करने के लिए एम्प्लॉयर्स ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट यानी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन को प्राथमिकता देते हैं। ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयर और ठेकेदार के बीच निष्पादित अनुबंध का एक बेहतर रूप है। इन कॉन्ट्रैक्ट्स के निष्पादन की प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार के विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। क्योंकि इन अनुबंधों में आमतौर पर भारी रकम शामिल होती है, इसीलिए एक पार्टी द्वारा किसी भी देरी या कॉन्ट्रैक्ट के उल्लंघन से दूसरे पक्ष को भारी नुकसान हो सकता है। पहले हम डैमेजेस का अर्थ देखते हैं। डैमेज मुआवजे का एक प्रकार है जो प्रभावित पार्टी को किसी भी उल्लंघन की घटना से पहले स्थिति की बहाली के लिए प्रदान किया जाता है। नुकसान दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि अनलिक्विडेटेड और लिक्विडेटेड। अनलिक्विडेटेड डैमेज अदालत द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसकी राशि पूर्वानुमानित नहीं होती। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट 1872 में कहीं भी लिक्विडेटेड डैमेज शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन धारा 74 उन तत्वों को निर्धारित करती है जो लिक्विडेटेड डैमेज का अर्थ निर्धारित करती है। इसीलिए जब एक कॉन्ट्रैक्ट में एक राशि का उल्लेख किया जाता है कि यह उल्लंघन के मामले में प्रदान की जाएगी, तो वास्तविक घटना के आधार पर निर्दोष पार्टी उसके बराबर या उसके कम नुकसान प्राप्त होने की हकदार होगी, जो तथ्यों पर निर्भर करेगा। भारतीय कानून के तहत ऐसे अग्रीव्ड या क्षतिग्रस्त पक्ष को फिर से कॉम्पनसेट करने के लिए यह किया जाता है, और इस तरह से यह डैमेज्ड पक्ष को उसी स्थिति में रखता है जिसमें यह होता यदि कोई उल्लंघन नहीं हुआ होता। लेकिन किसी को भी उल्लंघन के लिए डैमेज का दावा करने के लिए क्लॉज का लाभ उठाकर अन्यायपूर्ण संवर्धन करने की अनुमति नहीं है। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में पक्षकार आसानी से कुछ उल्लंघनों की कल्पना कर सकते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट्स के एग्जीक्यूशन के दौरान हो सकते हैं। पार्टीज एक उल्लंघन के लिए लिक्विडेटेड डैमेज के रूप में एक राशि तय कर सकते हैं और इसे कॉन्ट्रैक्ट में जोड़ सकते हैं। जब वास्तविक उल्लंघन होता है तो वास्तविक डैमेज या तो पार्टियों द्वारा निर्धारित कुल राशि से कम या अधिक हो सकता है। अब हम देखते हैं कि एक क्लेम के रिजेक्ट होने या कंफर्म होने के कौन से डिटरमाइनिंग फैक्टर्स होते हैं। किसी कानूनी कार्यवाही में एक पार्टी द्वारा लिक्विडेटेड डैमेज के दावे की पुष्टि या अस्वीकार करने के लिए कुछ फैक्टर्स को आर्बिट्रेटर्स और भारत की अदालतों द्वारा ध्यान में रखा जाता है। मैं आपको यह फैक्टर्स बताता हूँ। सबसे पहले, डैमेज का सटीक माप या सटीक जानकारी जिससे वास्तविक मूल्य निर्धारित किया गया था। कॉन्ट्रैक्ट्स की व्याख्या समग्र रूप से की जानी चाहिए, न कि पार्ट्स में। तदनुसार टोटल सम उचित और पर्याप्त होना चाहिए और अत्यधिक नहीं होना चाहिए। एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह भी है कि लिक्विडेटेड डैमेज को कभी भी जुर्माना या पेनल्टी नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि यह एक कॉन्ट्रैक्ट के उल्लंघन से उत्पन्न होने की संभावना के रूप में कॉन्ट्रैक्ट बनाने के समय पार्टियों के बीच पूर्व निर्धारित नुकसान है। अब हम लिक्विडेटेड डैमेजेस के कुछ केस स्टडीज देखते हैं। मौला बख्श बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और फतेह चंद बनाम बालकृष्ण दास के ऐतिहासिक निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय ने लिक्विडेटेड डैमेजेस के संबंध में समान विचार व्यक्त किए। एपेक्स कोर्ट ने कहा कि किसी कॉन्ट्रैक्ट के उल्लंघन की स्थिति में पीड़ित पक्ष उचित मुआवजा प्राप्त करने का हकदार होगा, भले ही पीड़ित पक्ष वास्तविक नुकसान या नुकसान का सामना करने में सक्षम न हो। जैसा कि कुछ मामलों में अदालत को मुआवजे की राशि का आकलन करना मुश्किल लगता है, इसलिए नुकसान का वास्तविक पूर्वानुमान ध्यान में रखा जाता है। लेकिन जुर्माने के मामले में एक पक्ष को नुकसान को साबित करने की आवश्यकता होती है। एपेक्स कोर्ट ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की धारा 73 और 74 के मद्देनजर ओएनजीसी बनाम एसएडब्ल्यू पाइप्स के प्रमुख फैसले में यह दावा किया कि इससे पहले कि कोई पार्टी नुकसान का दावा करने का हकदार है या नहीं, कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को ध्यान में रखा जाना चाहिए और यह स्पष्ट रूप से कहा जाना चाहिए कि जब तक कि नुकसान का दावा अनुचित नहीं है या दंड के रूप में है, तब तक उल्लंघन के मामले में लिक्विडेटेड डैमेज दिया जाएगा। धारा 73 के अनुसार
एक पक्ष जो कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन करता है उसे उस उल्लंघन के कारण दूसरी पार्टी को नुकसान का भुगतान करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ तक कि जब कॉन्ट्रैक्ट में लिक्विडेटेड डैमेज की मात्रा का उल्लेख किया जाता है तो अदालत या आर्बिट्रेटर को उस डैमेज को अवॉर्ड करना चाहिए जो उचित है और यह कॉन्ट्रैक्ट में निर्धारित राशि से अधिक नहीं होना चाहिए। अब हम देखते हैं लिक्विडेटेड डैमेज के लिए पेमेंट सेसेशन। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट में विशेष रूप से उल्लेख किए जाने पर भी हर्जाना देय नहीं होगा जहां मालिक ने उसी का दावा करने का अपना अधिकार वेव ऑफ कर दिया है। जेजी इंजीनियरों के मामले में कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए प्रोजेक्ट की समाप्ति की तारीख का विस्तार करने के समय मालिक ने कोई रोक नहीं लगाई। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट में प्रोविजन था और आगे ठेकेदार को कॉस्ट में वृद्धि की अनुमति दी और इसीलिए मालिक को लगता है लिक्विडेटेड डैमेजेस का दावा करने का उनका अधिकार वेव ऑफ कर दिया। आगे लिक्विडेटेड डैमेज का दावा नहीं किया जा सकता अगर यह साबित हो जाए कि ब्रीच से कोई वास्तविक नुकसान नहीं हुआ है, जैसा कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन बनाम दिल्ली हाईकोर्ट ने किया था। मेसर्स लॉयड्स स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड की ठेकेदार द्वारा जोधपुर में टर्मिनल के निर्माण और कमीशन में देरी के कारण इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को लिक्विडेटेड डैमेजेस प्राप्त करने का अधिकार नहीं था, क्योंकि कॉरपोरेशन को कोई वास्तविक नुकसान नहीं हुआ था। अदालत ने कहा कि 31 अगस्त 1996 को पाइपलाइन जोधपुर टर्मिनल पहुंची, जो कि निर्धारित पूर्णता तिथि 31 मार्च 1996 के बाद है। टर्मिनल को पाइपलाइन तक पहुंचाए बिना कमर्शियल यूज में नहीं लाया जा सकता था, लेकिन क्योंकि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा कोई वास्तविक नुकसान नहीं हुआ था, इसीलिए अदालत ने दावा करने की अनुमति नहीं दी। कोर्ट्स ने प्रूफ को भारी महत्व दिया है। कोर्ट्स ने कॉन्ट्रैक्ट की खराबता के कारण होने वाले नुकसान की विशिष्ट नेचर और लेवल के निर्माण के लिए एविडेंस को एक गंभीर सीमा का अनुरोध किया है। नुकसान की मात्रा को साबित करने के लिए अदालत की यह रुचि बहुत हद तक अमान्य है, क्योंकि इसीलिए तो हर्जाने का यह प्रावधान किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होता है। चलिए अब हम डैमेज कैलकुलेट करने के लिए कुछ फॉर्मूलों पे बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के उल्लंघन की स्थिति में दस्तावेजी एविडेंस के आधार पर दूसरे पक्ष की गलती के कारण होने वाली हानि की मात्रा को स्थापित करना मुश्किल है। इसीलिए ऐसे मामलों में भरोसे को अच्छी तरह से स्थापित कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलेस पर रखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने एटी ब्रिज के मामले में कॉन्ट्रैक्ट के उल्लंघन के कारण लॉस ऑफ प्रॉफिट के दावे पर फैसला सुनाते समय कहा कि लॉस की माइन्यूट डिटेल्स देने की जरूरत नहीं है, इसके बजाय एक ब्रॉड इवैल्यूएशन काफी होगा। डैमेज की कैलकुलेशन करने के लिए पीड़ित पक्ष इन फॉर्मूलेस का उपयोग कर सकता है। सबसे पहला हडसन फॉर्मूला, दूसरा एम्डन फॉर्मूला, तीसरा आइकली फॉर्मूला। तो चलिए इस विषय का निष्कर्ष देखते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट में लिक्विडेटेड डैमेज के विचार को शामिल करने वाली जांच को यह निर्धारित करने के लिए मूल्यांकन किया जाना चाहिए कि क्या यह एक पेनल्टी है या कॉन्ट्रैक्ट के उल्लंघन के कारण आए पूर्वानुमानित डैमेज है। जब तक लिक्विडेटेड डैमेज कॉम्पेंसेशन का कार्य करता है और वास्तविक नुकसान होता है, न्यायालय को वास्तविक नुकसान को मापने या साबित करने की आवश्यकता के बिना इक्विटेबल डॉक्ट्राइन के आधार पर पीड़ित पक्ष को कॉम्पेंसेशन देना चाहिए। अधिकारियों की ओर से चूक के कारण कंस्ट्रक्शन मामलों में ठेकेदारों को लेबर, मशीनरी, अपॉर्चुनिटीज, प्रॉफिट आदि की निष्क्रियता से संबंधित भारी नुकसान होता है। इसीलिए ठेकेदार को राहत प्रदान करने के लिए मुआवजे के रूप में लिक्विडेटेड डैमेज ठेकेदार या पीड़ित पक्ष को देना उचित है। हालांकि प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को हमेशा ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होने जा रहा है। मुझे आशा है कि आपको इस विषय पर पूरी जानकारी हो चुकी होगी। अगर आपको इस विषय पर और जानकारी चाहिए तो आप हमसे यहाँ दिए गए ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए मेरी और कंपनी 360 की ओर से धन्यवाद।